हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे 24 भारतीयों को लेकर जा रहे जहाज पर ओमान के तट के पास अमेरिका ने किया बड़ा अटैक। दोस्तों, भारत ने अमेरिकी राजदूत को किया तलब। आपको बताएंगे 3 भारतीय भी हैं इस पर लापता, जिसके बाद गुस्साए भारत ने दोस्तों उठाया अमेरिका को लेकर बहुत बड़ा कदम। अमेरिकी डिप्लोमेट की हालत खराब। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों, पीओके में जा रहे थे प्रदर्शन को रोकने के लिए पाकिस्तानी सैनिक हेलीकॉप्टर में बैठकर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हेलीकॉप्टर ही क्रैश हो गया। 21 के 21 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी मारे गए। दोस्तों, आखिरकार ये मारे गए हैं या इनको मारा गया है, दोस्तों बताएंगे। पाकिस्तान में मातम मचा हुआ है, शहबाज मुनीर की हालत खराब है। दोस्तों, बताएंगे क्या हुआ ये हादसा। वहीं पीओके में पाकिस्तानी सेना के जुल्म के बावजूद भी विरोध में सड़कों पर उतरे और 1.5 लाख कश्मीरी। मुनीर के फूले हाथ पांव। वहीं भारत पर सुंदरबन के रास्ते पुष्ट की कोशिश का लगा दिया गंभीर आरोप। जानकारी है कि बिगड़ सकते हैं भारत बांग्लादेश के साथ संबंध। किसने कहा कि बांग्लादेश की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं, कपड़ा बेचते हैं ये और मछली पकड़ते हैं। बताएंगे किसने ये बयान जारी किया बांग्लादेश को लेकर। दोस्तों, उधर आपको बताएंगे अगर आपके पास भी कोई सी भी गाड़ी है, चाहे बाइक है या कार है, तो आपके लिए बहुत जरूरी खबर है दोस्तों। और सिलेंडर भी अगर आप बुक कराते हैं तो भी जरूरी खबर है। एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक यानी लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले समय में वो भी बहुत जल्द पीओके दोबारा से भारत का हिस्सा बन जाएगा और भारत के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां दोस्तों अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास सत्ते बेल्लो नाम के ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला किया, जिससे जहाज के इंजन रूम में आग लग गई। इस टैंकर पर 28 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 24 भारतीय शामिल थे। हादसे के बाद 21 भारतीयों को सुरक्षित तो बचा लिया गया, जबकि 3 भारतीय अब भी लापता हैं। हमले के समय पलाऊ के झंडे वाला ये टैंकर ओमान के सोहार बंदरगाह से करीब 37 किलोमीटर दूर मौजूद था। इस घटना पर भारत सरकार ने कड़ी नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखे हुए है। लापता भारतीयों का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं। दोस्तों, मामले की गंभीरता देखते हुए भारत ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी राजदूत चार्ज द अफेयर्स जैसन मिक्स को तलब कर लिया है। बता दें, मंत्रालय ने साफ कहा कि इस इलाके में शिपिंग पर लगातार हो रहे हमले बहुत चिंता की बात है और ये इस इलाके में चल रहे झगड़े का सीधा नतीजा है। हम तनाव को तुरंत कम करने और डिप्लोमेटिक हल के लिए चल रही बातचीत को खत्म करने की अपनी मांग दोहराते हैं, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता लौट सके। इस इलाके में कमर्शियल शिपिंग और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना बंद होना चाहिए और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक इस इलाके में इंटरनेशनल पानी के रास्तों से बिना रुकावट के नेविगेशन और कॉमर्स को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटिश मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म एम्ब्रे ने इस हमले को ईरानी जहाजों को निशाना बनाकर चल रहे यूएस नेवी ब्लॉकेड से जुड़ा हुआ माना है। उन्होंने ऐसे ऑपरेशंस में एक पैटर्न देखा है जिसमें क्रू को ईस्टर्न पर हमला होने से पहले आगे की ओर भेजा जाता है। एक दूसरे सिक्योरिटी सोर्स ने भी इस अंदाजे का सपोर्ट किया। यूएस सेंट्रल कमांड ने कमेंट के लिए रिक्वेस्ट का तुरंत जवाब नहीं दिया है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना तत्काल बंद होना चाहिए, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। और मानते हैं कि ये 3 भारतीय लापता जो हुए हैं वो जल्द मिल जाएंगे। अगर डूबे नहीं है तो वाकई में मिल जाएंगे। तो अपनी राय दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पीओके में पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, 21 सुरक्षा कर्मी गए मारे। प्रदर्शन रोकने के लिए जा रहे थे ये सैनिक। दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बुधवार को पाकिस्तान की सेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा मुजफ्फराबाद के पास उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हुआ। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 21 सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि दोस्तों, सेना ने अभी तक ये नहीं बताया है कि हेलीकॉप्टर में कुल कितने लोग सवार थे। वहीं अगर शुरुआती जानकारी आंकड़ों की बात
बात करें तो ये सुरक्षा कर्मी पीओके के नीलम घाटी सेक्टर जा रहे थे। वहां पर विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर विवाद चल रहा है। इस वजह से सरकार वहां एक्स्ट्रा सैनिक तैनात कर रही है। मुजफ्फराबाद में उड़ान भरने के बाद हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश की लेकिन सुरक्षित उतारा न जा सका। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि दुर्घटना की असली वजह का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर समेत सेना के सभी अधिकारियों और जवानों ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया और शहबाज शरीफ की हालत खराब है। दोस्तों, इतने बड़ी संख्या में सैनिकों की मौत के बाद शहबाज शरीफ की आंखें चौंधिया गई है, क्योंकि अब पाकिस्तानी जनता हर तरीके से जवाब मांगती है हुक्मरानों से, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं, वो भी घरेलू विवादों में। आप यूं कहे कि उसने आतंकवादियों को पाल रखा, इसीलिए आतंकवाद ही इन सैनिकों की मौत के बड़े कारण बनते हैं। फिलहाल हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ, क्या हुआ, कुछ उसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स के हवाले से, खुफिया तंत्रों के हवाले से ही ये जानकारी सामने आई है कि 21 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर पीओके की बात करी ही है तो वहीं की खबर की बात करते हैं, जहां विरोध में सड़कों पर उतरे 1.5 लाख और कश्मीरी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बुधवार को भी तनाव बना रहा। 15 लाख से अधिक लोगों ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लिया। दोस्तों, जैसे जैसे आंदोलन ने जोर पकड़ा, पाकिस्तानी अधिकारियों ने राजद्रोह के आरोप लगाकर 4 प्रदर्शनकारी नेताओं पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर दिया। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी जाक के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन इस्लामाबाद और पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के खिलाफ बढ़ते आक्रोश के बीच जारी रहे। 8 जून को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के बाद आंदोलन और तेज हो गया, जिससे पूरे पीओके में भारी आक्रोश फैल गया। दोस्तों, इन प्रदर्शन को रोकने के लिए पाकिस्तान ने कैसे कैसे हथकंडे अपनाए, आपको हम लगातार इस खबर को कवर करके अपडेट देकर बता ही रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, उसने वो काम भी किया है जो वो हमेशा करता आया है। इस प्रदर्शन में भी भारत को ब्लेम करने का प्रयास किया है, भारत का निंदा किया है। पाकिस्तानी अफसरों ने आंदोलन के बड़े नेताओं को भारतीय एजेंट तक बता दिया है। जो भी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ या फिर पीओके को लेकर आवाज उठा रहा है, उन सभी को भारतीय एजेंट बता रही है पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के अफसर। दोस्तों, पाकिस्तान में जब भी कोई सरकार या सेना के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके साथ वहाँ की सरकार अक्सर ऐसा ही आरोप लगाती है, ऐसा ही बखेड़ा खड़ा करती है। लेकिन अब जानकारी सामने आई है कि इन प्रोटेस्ट में और 1.5 लाख से अधिक लोग कश्मीरी शामिल हुए हैं। दोस्तों, वहीं भारत पर गंभीर बेबुनियाद आरोप लगाने पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, बांग्लादेश ने भारत पर सुंदरबन के राष्ट्रीय पोषण की कोशिश का लगाया गंभीर आरोप। कहा, हमने नाकाम किया, अपनी गश्तें बढ़ाई। दोस्तों, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने दावा किया है कि भारत ने सतखीरा में सुंदरबन तट के पास नदी के रास्तों से लोगों को उनके देश में धकेलने यानी पोषण की कोशिश को नाकाम किया है। बीजीबी का कहना है कि यह कोशिश भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने की थी। उसने ये भी कहा है कि यह घटना नील डुमुर बटालियन 17 बीजीबी के अधिकार क्षेत्र वाले सीमावर्ती इलाकों में हुई। बीजीबी लगातार बीएसएफ पर लोगों को अवैध तरीके से अपनी सीमा में दाखिल करने का आरोप लगा रही है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। दोस्तों, 17 बीजीबी मुख्यालय में जारी बयान में दावा किया गया कि 8 जून से 10 जून सुबह तक भारत की 74 और 77 बीएसएफ बटालियनों ने लगभग 15 से 20 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें नदी के रास्तों सहित अलग अलग सीमा बिंदुओं से बांग्लादेश में धकेलने की कोशिश की। उसने कहा कि बीजीबी की सतर्कता के कारण यह कोशिश नाकाम हुई है। वहीं साथ ही साथ जानकारी ये भी आ रही है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है बीएसएफ ने। कूच बिहार के ग्रामीणों को अब मिलेगा राहत। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले का आखिरी गांव उत्तर अंधारण 3 बीघा के पास मेखलीगंज कुचली बाड़ी सीमा पर स्थित है। दोस्तों, ये गांव चारों ओर से बांग्लादेश के लाल मोनिरहाट जिले के अंगर पोटा दहग्राम से घिरा हुआ है। इलाका फेंसिंग यानी बाढ़ मुक्त होने के कारण यहाँ के स्थानीय निवासियों को लगातार बांग्लादेशी अपराधियों के उत्पीड़न और अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। जैसे ही शाम ढलती, इस गांव में बांग्लादेश से आने वाले बदमाशों की आवाजाही बढ़ जाती। अंधेरे का फायदा उठाकर वे गौशालाओं के दरवाजे तोड़कर मवेशी चुरा लेते और वापस बांग्लादेश भाग जाते। स्थानीय निवासी बीएसएफ में शिकायतें दर्ज कराते रह गए, जिसके चलते दोनों देशों की सीमा सुरक्षा बलों के बीच फ्लैग मीटिंग भी होती, लेकिन बदमाश ज्यादातर पकड़े नहीं जाते थे। दोस्तों, इन अत्याचारों से बचने के लिए ग्रामीणों ने रात में पेट्रोलिंग शुरू कर दी थी। ग्रामीण मुख्य रूप से कृषि में लगे हुए हैं। दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करने के बाद वे थके
हारे घर लौटते थे, लेकिन जैसे ही वे रात को अपनी आंखें बंद करते थे सोने के लिए, तो ठीक वैसे ही बांग्लादेशी चोरों का आतंक शुरू हो जाता था दोस्तों। लेकिन अब 4 मई को नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद से बंगाल में हालात बदल गए। बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की ओर से कांटेदार तार की बाड़ लगाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने के फैसले से निवासियों ने राहत की सांस ली है। भूमि का मापन शुरू हो चुका है और बाड़ लगाने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से बांग्लादेशियों के अत्याचार रुक चुके हैं। राज्य पुलिस और बीएसएफ के सहयोग से बांग्लादेशी घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को अब उम्मीद है कि एक बार कंटीले तारों की फेंसिंग का काम पूरा हो जाने के बाद ये समस्या जो है वह पूरे तरीके से यानी परमानेंट स्थायी रूप से हल हो जाएगी। ये होता है काम दोस्तों। अब आप ही सोचिए, ममता की सरकार में इन चीजों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया जा रहा था। बॉर्डर क्षेत्र के जितने भी गांव थे, वहां के जितने भी लोग थे, बार बार कह कर रिक्वेस्ट करके हार चुके थे दोस्तों, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। और अब बीजेपी की शुभेंदु सरकार में बॉर्डर पर सीमा पर फेंसिंग का काम शुरू हो चुका है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? इससे क्लियरली समझ में आता है कि काम करवाने की इच्छा हो तो ही काम हो पाता है, बाकी किसकी इच्छा थी किसकी इच्छा नहीं थी अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपकी राय तो बनती है, लेकिन रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो वहीं दोस्तों साथ ही साथ जानकारी ये भी है कि पाकिस्तानी लाल टोपी जैद हामिद ने बांग्लादेश पर बड़ा ही जहरीला बयान दिया। कहा बांग्लादेश की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, वहाँ के लोग कपड़ा बेचते हैं और मछली पकड़ते हैं, उनकी क्या ही औकात है। आखिर ऐसा क्यों कहा इन्होंने, आपको बता दे। पाकिस्तान में लाल टोपी के नाम से कुख्यात जैद हामिद ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर जहर उगला। उसने दावा किया है कि मुस्लिम उम्मा में बांग्लादेश की 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं है। उसने सवाल किया कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होकर पिछले 50 सालों में क्या ही हासिल कर लिया। उसने कहा कि किस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अल्लाह की उम्मत में आग लगा दो, यानी पाकिस्तान में आग लगा दो। जैद हामिद का ये बयान तब चर्चा में है जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध इतिहास के सबसे अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए हैं और सैन्य संबंध भी बढ़े हैं। दोस्तों जैद हामिद ने कहा कि उनके लिए सैयदी रसूल अल्लाह की उम्मत इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने बंगालियों के लिए नमक हरामों के लिए बांग्लादेश जरूरी था, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत और ताल्लुक और तकवा जरूरी नहीं था। कौन सा घर है जिसमें इख्तिलाफ नहीं होता? इसका इलाज यह है कि तुम सैयदी रसूल अल्लाह की उम्मत को आग लगा दो, पाकिस्तान को आग लगा दो। क्या हासिल कर लिया बांग्लादेश ने 50 साल में अलग होकर? क्या मुसलमान दुनिया में इनकी इज्जत है? क्या फुकार पर उनका रौब है? क्या किरदार है मुस्लिम दुनिया में उनका? मछली पकड़ते रहते हैं, कपड़ा बेचते हैं, पतलूने बनियाने, दुनिया से क्या दुनिया का बड़ी अच्छी जीडीपी है उनकी। इज्जत कितनी है? 2 कौड़ी की नहीं है। जैद हामिद ने यह बयान दिया है दोस्तों इस बात पर कि आखिर बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होकर क्या ही उखाड़ लिया, इसीलिए बांग्लादेश को 2 कौड़ी का देश बता दिया। तो यह है पाकिस्तान की औकात दोस्तों। जैद हामिद लाल टोपी, इसको आप जानते ही होंगे। अब आप क्या इस पर राय देना चाहेंगे वही बता दें। एक तरफ जहां पर जैद हामिद ने बांग्लादेश को ऐसी ऐसी बातें कही, वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि अब बांग्लादेश को पाकिस्तान के तलवे चाटने की आदत लग चुकी है दोस्तों। उसकी राह पर चलता दिखाई दे रहा है तारिक रहमान। चीन के सामने हाथ फैलाने को तैयार पीएम तारिक रहमान। दरअसल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान चीन के आधिकारिक दौरे पर जाने वाले हैं। उनके इस दौरे को लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि मलेशिया के बाद वो चीन जा सकते हैं। बांग्लादेश में सरकारी स्तर पर तारिक रहमान के चीन दौरे को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। बांग्लादेशी सरकार के कई शीर्ष अधिकारी और सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के कई नेता चीन का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में बांग्लादेश सरकार पीएम तारिक रहमान के दौरे से पहले कई निवेश समझौतों और फाइनेंसिंग प्रस्तावों की तैयारी कर रही है। इसमें तीस्ता परियोजना भी शामिल है, जो लंबे समय से भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का केंद्र रहा है। बांग्लादेश की सरकार का मकसद तारिक रहमान की चीन यात्रा से ज्यादा चीनी निवेश आकर्षित करने का है। वो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फंड हासिल करना चाहता है और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना चाहता है। हमने क्यों कहा कि वो पाकिस्तान की राह पर चल रहा है, तो आपको बता दें पाकिस्तान पर चीन का अरबों डॉलर का कर्जा है। इसमें सीपीईसी से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग भी शामिल है। पाकिस्तान हर साल अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा चीन को कर्ज के ब्याज के रूप में चुकाता है। वहीं बांग्लादेश पर पहले से ही भारी मात्रा में चीनी कर्ज है। अब तारिक रहमान सरकार पाकिस्तान की राह पर चलते हुए चीन से और ज्यादा कर्ज मांगने की तैयारी में। हालांकि चीन इसका फायदा उठाने का प्रयास अवश्य करेगा, क्योंकि चीन की आदत है और बांग्लादेश में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स की मांग वो करेगा जो भारत के लिए चिंता को बढ़ाएगा। यह है पूरी जानकारी दोस्तों। वहीं आपको बता दें
सबसे बड़ी खबर, इजराइल में नेतन्याहू फिर प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने कहा ईश्वर ने चाहा तो अवश्य जीतेंगे। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अगला चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनकी पार्टी लिकुड ने बुधवार को इसकी घोषणा की। लिकुड पार्टी ने बयान जारी करके कहा कि नेतन्याहू फिर चुनाव लड़ेंगे और ईश्वर की इच्छा हुई तो वे अवश्य जीतेंगे भी। इससे पहले दोस्तों अटकलें लग रही थी कि वे अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। इजराइल में भी अभी चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन मौजूदा नियमों के मुताबिक चुनाव अक्टूबर तक कराना होगा ही होगा। ये इजराइल का पहला राष्ट्रीय चुनाव होगा जो 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास हमले के बाद कराया जाएगा। इस हमले को इजराइल की सबसे बड़ी सुरक्षा विफलताओं में से एक माना जाता है। दोस्तों दिसंबर 2022 में सत्ता में लौटे नेतन्याहू वर्तमान में इजराइल के इतिहास के सबसे दक्षिणपंथी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके कार्यकाल में लगातार राजनीतिक विवाद और क्षेत्रीय संघर्ष देखने को मिले हैं। गाजा, लेबनान और ईरान के साथ संघर्षों से पहले उनकी सरकार के खिलाफ देश भर में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद भी उन्हें सुरक्षा और घरेलू मुद्दों पर लगातार आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर दोस्तों हाल के जनमत सर्वेक्षणों की बात करें तो उससे संकेत क्लियरली मिले हैं कि अगले चुनाव में नेतन्याहू के गठबंधन को संसद में बहुमत हासिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 9 जून को जारी एक सर्वे में 61% इजरायलियों ने क्लियरली कहा था कि नेतन्याहू को दोबारा चुनाव जो है वो नहीं लड़ना चाहिए, हम सपोर्ट नहीं करेंगे। इस पर आपकी क्या है राय दोस्तों, वहीं आपको बता दें। उधर कुवैत ने इन 27 देशों से घरेलू कामगारों की भर्ती पर लगा दी रोक। क्या भारत भी इसमें शामिल है, आपको बता दें। कुवैत के गृह मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी करके घरेलू कामगारों की भर्ती के नियमों को सख्त कर दिया है। इसके तहत कामगारों की भर्ती को सिर्फ 10 देशों तक सीमित कर दिया गया है। इसके साथ ही कुवैत के आंतरिक मंत्रालय ने घरेलू श्रम क्षेत्र को नियमित करने वाला आदेश जारी करते हुए 27 अन्य देशों से भर्ती पर प्रतिबंध लगाने वाला एक नया परिपत्र जारी किया है। यह आदेश विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर जैसे कई सरकारी विभागों के सुझावों और सिफारिशों के बाद जारी किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक नए नियमों के तहत दक्षिण अफ्रीका, बेनिन, इरिट्रिया, इथियोपिया, फिलीपींस, श्रीलंका, भारत, जी हां भारत भी, वियतनाम, नेपाल और सेनेगल से घरेलू कामगारों की भर्ती की जा सकती है। सेनेगल के मामले में भर्ती केवल पुरुष कामगारों तक ही सीमित है। भर्ती की प्रक्रिया कुवैत के गवर्नरेट प्रशासनिक क्षेत्रों के जरिए पूरी की जाएगी। दोस्तों यह सर्कुलर रेजिडेंसी मामलों के विभागों और सर्विस सेंटरों को भेज दिया गया है और 2 दिन पहले अपडेट होने के बाद ये लागू हो गया है। वहीं अगर बात करें कि कुवैत ने किन 27 देशों पर प्रतिबंध लगाया, तो आपको बता दें इस फैसले में उन 27 देशों की लिस्ट भी शामिल है जहां से घरेलू कामगारों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। प्रतिबंधित देशों की लिस्ट में एशियाई देश मेडागास्कर और भूटान और अफ्रीकी देश कीनिया, युगांडा, नाइजीरिया, टोगो, मलावी, चाड, जिबूती, नाइजर, गिनी बिजाऊ, काबो वर्डे, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, माली, बुर्किना फासो, गाम्बिया, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा, बुरुंडी और अंगोला शामिल है। जी हां दोस्तों, ये 27 देश हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पहली बार बताया कि आखिरकार भारत जो है वो मिडिल पावर क्यों नहीं है। दोस्तों विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने भारत की वैश्विक भूमिका को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत को केवल मिडिल पावर यानी मध्यम शक्ति के रूप में देखना अब सही नहीं है। उन्होंने एक विदेशी विदेश मंत्री के हवाले से कहा कि भारत मिडिल पावर नहीं बल्कि शक्ति के केंद्र में मौजूद एक ताकत है। जयशंकर जी ने कहा कि भारत ऐसा देश है जिसकी नियति अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में और ऊंचे स्थान तक पहुंचने की है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मिडिल पावर उन देशों को कहा जाता है जो क्षेत्रीय या वैश्विक स्तर पर प्रभाव रखते हैं, लेकिन महाशक्तियों की श्रेणी में हम नहीं आते। लंबे समय तक भारत को इसी श्रेणी में रखा जाता रहा। हालांकि जयशंकर जी का मानना है कि आज का भारत इस परिभाषा से आगे निकल चुका है और वैश्विक फैसलों को प्रभावित करने की क्षमता हासिल कर रहा है। यानी कि दोस्तों महाशक्तियों से भी ऊपर है अपना भारत। ये बड़ी बात कही है जयशंकर जी ने। रशिया यूक्रेन युद्ध हो या पश्चिम एशिया का संकट, भारत ने कई मौकों पर स्वतंत्र और संतुलित रुख अपनाया है। जयशंकर जी लगातार रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर जोर देते रहे हैं, जिसके तहत भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता है, ना कि किसी एक गुट के दबाव में। जी हां दोस्तों, उधर बता दें भारतीय वायुसेना की ताकत होगी अब और डबल। भारत में बने एयरबस C-295 सैन्य विमान ने भर्ती सफल उड़ान। जी हां, गुजरात के वडोदरा से भारतीय रक्षा और विमानन इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। दोस्तों यहाँ पहली बार भारत में बने एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमान ने अपनी सफल पहली परीक्षण उड़ान पूरी की है। यह सिर्फ एक तकनीकी परीक्षण नहीं बल्कि उस भरोसे से
और क्षमता का प्रमाण है जो भारत अब आधुनिक सैन्य विमान निर्माण में हासिल कर रहा है। इस विमान को भारत में ही तैयार करने का लक्ष्य मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के बड़े विजन से जुड़ा है। कुल 40 C-295 विमानों की इस परियोजना का पहला विमान अब डिलीवरी के करीब पहुंच चुका है, जो देश के रक्षा उत्पादन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है। दोस्तों, भारत में बने पहले C-295 विमान ने वडोदरा स्थित अंतिम असेंबली लाइन से उड़ान भरकर अपने पोस्ट प्रोडक्शन परीक्षण चरण को सफलता पूर्वक पूरा किया। ये उपलब्धि भारतीय विमानन उद्योग के लिए ऐतिहासिक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारतीय रक्षा दलों को कांग्रेचुलेशन कहना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, ईरान पर भीषण हमला करेंगे, नहीं रुकेंगे। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी अंतिम चेतावनी, कहा तेहरान को समझौता कर लेना चाहिए। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर भीषण हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा ही करेगा और हमला भी ऐसा करेगा कि काफी जोरदार होगा। डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज़ जलसंधि के ऊपर अमेरिकी हेलीकॉप्टर मार गिराए जाने के बाद ईरान पर बिफरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं कई महीनों से ईरान के साथ काम कर रहा हूं और उन्हें समझौते पर हस्ताक्षर कर लेना चाहिए। ये एक अच्छा समझौता है, इससे उन्हें परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं मिलता। असल में ये उन्हें कभी भी परमाणु हथियार रखने से पूरी तरह रोकता है। ट्रंप की ये चेतावनी बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर ईरान के हमले के कुछ घंटों बाद आई। इन तीनों देशों में अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं। इस हफ्ते ये दूसरी बार था जब दोनों पक्षों ने एक दूसरे को निशाना बनाया, जिसकी वजह से 2 महीने से जारी संघर्ष विराम को खतरा पैदा हो गया है। ईरान और इजराइल ने सोमवार को एक दूसरे को निशाना बनाया था। दोस्तों, वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पर भड़के नेतन्याहू, कहा कुर्दों का नरसंहार करने वाले हमें ना सिखाए नैतिकता। दोस्तों, लेबनान और ईरान पर इजराइल के जोरदार पलटवार से तुर्की के राष्ट्रपति रेचप एर्दोगान का इस्लामिक भाईचारा जाग गया है। उन्होंने इजराइल की हालिया सैन्य कार्रवाइयों को आक्रामकता बताते हुए कड़ी चेतावनी दी। एर्दोगान ने कहा कि इजराइल मिडल ईस्ट को अस्थिर कर रहा है, साथ ही तुर्की की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। एर्दोगान ने इजराइल की गाजा नीति की तुलना हिटलर से भी की थी। एर्दोगान की इस बात से भड़के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन पर बड़ा हमला बोला। नेतन्याहू ने कहा कि यहूदी विरोधी तानाशाह एर्दोगान कुर्द लोगों का नरसंहार कर रहे हैं। वे हमास जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन करते हैं, अपने ही लोगों पर जुल्म करते हैं और राजनीतिक विरोधियों को जेल में डालते हैं। वे आखिरी व्यक्ति हैं जो इजराइल को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल और दुनिया की सबसे नैतिक सेना IDF अपने दुश्मनों ईरान और उसके प्रॉक्सी आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी, क्योंकि वे मध्य पूर्व और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। नेतन्याहू ने कहा, उन्होंने एर्दोगन को घोर यहूदी विरोधी बताते हुए जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि अपने ही कुर्द लोगों पर बमबारी करने वाले तुर्की के राष्ट्रपति को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इसके बाद नैतिकता पर कोई लेक्चर देना चाहिए। उन्होंने ये बयान एर्दोगान के इजराइल की सीरिया लेबनान कार्रवाइयों पर दिए गए कड़े बयानों के जवाब में जारी किया। दोस्तों, ऐसे में एर्दोगान को दिए इस जवाब पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? जरूर कमेंट कीजिएगा। वहीं आपको बता दें, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर ट्रंप और नेतन्याहू ने दी बधाई, कहा मोदी महान प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, मोदी सरकार के 12 साल पूरा होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दी। इसके साथ ही इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो मैसेज जारी करके बधाई संदेश भेजा है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने पर बधाई। वे एक महान प्रधानमंत्री हैं। वे एक मजबूत, सेहतमंद और समझदार इंसान है और उनके आगे महानता और सफलता के कई साल होंगे। नेतन्याहू ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करके कहा कि भारत के लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने पर बधाई हो, मेरे प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 12 साल तक लगातार प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने की बधाई दी। उन्होंने बधाई संदेश में लिखा कि नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई। आज वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाल के हफ्तों में रोम में आपसे दोबारा मिलकर और एक विशेष रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत करके हमें बेहद खुशी हुई है, जो हमारे राष्ट्र और हमारी जनता के लिए नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से भविष्य की ओर देखती है। आप उनका ट्वीट देख पा रहे होंगे। वहीं इनके अलावा मालदीव, श्रीलंका, पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने PM मोदी जी को बधाई दी। इसी के साथ साथ एक ऐसे देश ने भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दी जिस मुस्लिम देश ने कभी भारत को आंख दिखाई थी। दोस्तों, कभी इंडिया आउट का नारा देने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने प्रधानमंत्री की तारीफ की। वहीं पाकिस्तान के दोस्त मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी
बधाई दी। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि उनके नाम दर्ज हुआ यह रिकॉर्ड भारत के विकास और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने में उनके वर्षों के समर्पित जनसेवा और लीडरशिप का प्रमाण है। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ ने पीएम मोदी को इस खास उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा, एक्स पर लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर हार्दिक बधाई। मालदीव आपसी सम्मान, संप्रभु समानता और साझा हितों के मार्गदर्शन में भारत के साथ सहयोग को और मजबूत करने के लिए तत्पर है। यानी कि दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो भारत के दुश्मनों को भी मजबूर कर देते हैं कि वो भारत के जश्न में शामिल हो। जी हाँ, भारत के जश्न में डूबे। ऐसे में आपसे भी रिक्वेस्ट है, भर भर कर कमेंट में जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो कांग्रेचुलेट पीएम मोदी जी, बहुत बहुत बधाई पीएम मोदी कमेंट में जरूर कहिएगा। वहीं आपको बता दें, बंगाल में सियासी उठापटक के बीच बोले ऋतव्रत बनर्जी, कहा हमारे पास 64 विधायक हैं, स्पीकर को सौंपेंगे समर्थन पत्र। जी हां, पश्चिम बंगाल में सियासी उठापटक जारी के बीच टीएमसी के बागी विधायक और विधानसभा में नेता विपक्ष ऋतव्रत बनर्जी का दावा है कि उनके पास 64 विधायकों का समर्थन है। उन्होंने कहा कि ये 64 विधायक आएंगे और विधानसभा स्पीकर को समर्थन पत्र सौंपेंगे। ऋतव्रत बनर्जी ने आगे कहा कि जहां तक हमारी पार्टी के विलय की बात है तो हम निश्चित रूप से कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। संसद में जो सांसद है उनमें से 2/3 से ज्यादा भी कांग्रेस में विलय नहीं कर रहे हैं, तो कौन किसके साथ विलय कर रहा है। उन्होंने कहा कि जितना मुझे पता है उसके आधार पर कांग्रेस में सांसद नहीं जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, नगर पालिका के प्रतिनिधि नहीं जा रहे हैं, जिला परिषद के सदस्य भी नहीं जा रहे हैं और पंचायत सदस्य भी नहीं जा रहे हैं, तो कौन जा रहा है विलय का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने बुधवार को पार्टी से और राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। इससे पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी को एक और तगड़ा झटका लगा है, जो राज्य विधानसभा चुनाव में हार के बाद आंतरिक विभाजन से जूझ रही है। सांसद के रूप में देव के इस्तीफे को राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने स्वीकार कर लिया। साल 2021 में कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई सुष्मिता देव अब बीजेपी में शामिल हो सकती है। उन्होंने अपना इस्तीफा देने के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा से मुलाकात की, जिसके बाद ये अटकलें लगाए जाने लगे कि वो अब बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। दोस्तों, ऐसे में आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के साथ ही उल्टा खेला हो गया। सत्ता तो गया ही गया, साथ में अब पार्टी भी जाती दिखाई दे रही है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? वहीं नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां 78 दिनों तक नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। जी हाँ, क्या वाकई में कुछ ऐसा होने वाला है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको बता दें। ईंधन पर सरकार खर्च करने वाली है 1,23,000 करोड़ रुपए। बाइक, कार, गाड़ी वालों के लिए काफी अहम जानकारी दोस्तों। पेट्रोल और डीजल के दामों में बीते महीने ही बढ़ोतरी हुई है, जिससे जनता के ऊपर काफी बोझ बढ़ गया है। ईंधन के दाम बढ़ने से न केवल परिचालन में महंगाई आई है, बल्कि रोजमर्रा के सामानों के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। जनता को अब भी इस बात का डर है कि आने वाले दिनों में ईंधन के दाम और भी बढ़ने वाले हैं। इसी बीच सरकार ने जनता का थोड़ा सा बोझ कम करने के लिए कुछ और ही प्लान बना लिया है। ये खबर सुनकर जानकर आप लोगों को थोड़ी राहत की सांस जरूर आएगी दोस्तों। दरअसल लोगों पर पड़ रही महंगाई की मार को रोकने के लिए अब सरकार खुद तेल कंपनियों बोले तो OMCs को करोड़ों रुपए चुका रही है, जिससे कि कई दिनों तक पेट्रोल डीजल की कीमतों को ना बढ़ाया जा सके। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार तेल कंपनियों को करीब 1,23,000 करोड़ रुपए दे रही है, जिससे कि 78 दिनों तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव ना आए। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा हो सके जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।